Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am your educator Arpita Sharma and we are going to conduct a demo session for all of you. ये आपका एक डेमो सेशन है, कैसे हम अनअकैडमी प्लस पर क्लासेस लेते हैं, ये उसी का एक छोटा सा एक शॉर्ट डेमो है. हाउ we take classes on Unacademy Plus, how we tackle so many students on Unacademy Plus. So today this demo session is going to focus on महाजनपद and Mauryan Empire. आज का ये डेमो सेशन आपका महाजनपद पीरियड और मॉडर्न एम्पायर पे फोकस करने वाला है. So before we start the session, here's a small announcement for all of you. आप सभी जानते हो कि बस 6 महीने बचे हैं आपके एग्जामिनेशन को, ठीक है, प्रीलिम्स 2021 के एग्जामिनेशन को. एंड यू कैन सी वेरी वेल दैट अनअकैडमी फॉर ऑल ऑफ यू हैज लॉन्च्ड 3 बैचेस, 3 न्यू कोर्सेज. First is Ultimate GS 6 months batch course for prelims 2021. Second is Ultimate GS paper 1 year batch course for UPSC CSE 2022 and third is GS paper 2 year batch course for UPSC CSE 2023. तो 6 मंथ का, 1 ईयर का और 2 इयर्स का जो बैच कोर्स है अनअकैडमी ने लॉन्च किया है, इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 21st ऑफ दिसंबर. ये 21 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है. एज यू कैन सी दैट आई एम टेकिंग द हिस्ट्री कोर्सेज. इधर आप मुझे भी देख सकते हैं, आई एम इन द बाइलिंगुअल बैच for 2021 also, 2022 and 2023 also. I'm going to take the history sessions for all of you. मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री के सेशंस लेने वाली हूँ and rest of the educators are going to deal with other subjects. Now here we are going to provide you full prelim syllabus coverage. We are going to provide you full prelims test series analysis also. PDF study material आपको मिलेगा. इंडिविजुअल डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आपके. इंटरव्यू प्रिपरेशन तक करवाया जाएगा. सो 2021, 22 and 23 बैच courses have been launched and you can also now subscribe to Unacademy Plus. Link is given below in the description box and the code is Sharma20. ये है आपका कोड. Unacademy Plus पर सब्सक्राइब करेंगे, इस कोड को यूज करेंगे तो डायरेक्ट 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा. यू विल बी गेटिंग डायरेक्ट 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कोड Sharma20. तो आज ये डेमो सेशन देखकर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए Unacademy Plus को. लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे. सो इफ यू एंजॉय दिस डेमो सेशन देन डू सब्सक्राइब टू Unacademy Plus. Okay, the link is also given below in the description box. Code, I have told you that this code is going to fetch you 10% discount on your Plus subscription. So do not miss this subscription at any cost. It's going to be helpful, really helpful. So let's start our demo session. Demo session शुरू करते हैं. Hi everyone. तो अगर मैं ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो जल्दी से बताएं ताकि हम सेशन शुरू कर सकें. ओके, एवरीथिंग इज क्लियर. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. गुड इवनिंग श्रद्धा, दीपक, ताशकन, नितिन, अपूर्वा, हिमांशु. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग निखिल. गुड इवनिंग रफ़ी, सकेब, तरुण. वेरी गुड. गुड इवनिंग. एवरीबडी इज देयर इन द क्लास टुडे. मानवी, जयश्री सभी क्लास में आज. वेरी गुड. गुड इवनिंग. आप सभी को क्लास पीडीएफ मिल गया था ना, हमने पहले ही अपलोड कर दिया है क्लास का पीडीएफ. ठीक है, सभी को मिल गया. चलो, वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सेशन शुरू करते हैं. ठीक है, इफ ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर, लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद महाजनपद एंड मौर्यन एम्पायर. बट हमने लास्ट क्लास में ना जैनिज्म टॉपिक कवर नहीं किया था, तो हम सबसे पहले जैनिज्म टॉपिक कवर करेंगे. ठीक है, वी आर गोइंग टू कवर द जैनिज्म टॉपिक. ठीक है, चलो. सो जैनिज्म की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट जैनिज्म, जैनिज्म फोकसेस ऑन नॉन वायलेंस. इसका मेन पर्पस क्या है? नॉन वायलेंस, दैट इज अहिंसा. Okay, so Jainism, it talks about ahimsa and the believers of this sector or religion, they, whether a monk or a householder, they follow a very strict, well disciplined life. तो इसके अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ जी जाती है. जो भी हाउस होल्डर्स हैं या जो भी मंक्स हैं जो इस रिलीजन को फॉलो करते हैं, दे फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्ट, नॉन वायलेंट एंड वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ. And there was a question in 2011 and 2013 in prelims. The question was on what is the law that is followed by Jainism. कौन सा लॉ है जो कि जैनिज्म में फॉलो किया जाता है? I'll show you the question also ताकि आपके लिए इजी हो जाए. Yes, 2011 क्वेश्चन सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे. Everybody can see this question. The Jain philosophy holds that the world is created and maintained by universal law, universal truth, universal faith, universal soul. करेक्ट आंसर इज ए, यूनिवर्सल लॉ. तो इसी के ऊपर क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था. यूनिवर्सल लॉ. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल लॉ? अगेन यूनिवर्सल लॉ सेज दैट कॉन्शियसनेस इज नॉट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, यू कैन नॉट डिवाइड कॉन्शियसनेस. जैसे कि आप सोल को 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते, आत्मा को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, कॉन्शियसनेस भी एक ही है. ठीक है,
बट यू सी इट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ह्यूमंस जो हैं वो हमेशा डिफरेंट फॉर्म्स में कॉन्शियसनेस को देखने की कोशिश करते हैं। दैट इज वाई वी हैव मेनी गॉड्स इन इंडिया, इसलिए हमारे पास काफी सारे भगवान हैं। सो दैट वन यूनिवर्सल लॉ इट कंट्रोल्स ऑल ऑफ अस। हम सभी ह्यूमन बींग्स को सभी लिविंग बींग्स को कौन कंट्रोल करता है? वो एक यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। एंड दैट यूनिवर्सल लॉ बिलीव्स इन नॉन वायलेंस, ठीक है। उसी से आप ह्यूमैनिटी को डिफाइन कर सकते हो। सो यूनिवर्सल लॉ इज सुप्रीम एंड इफ यू आर अ पार्ट ऑफ जैनिज्म, अगर आप जैनिज्म का पार्ट हो तो आप यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से लाइफ को जियोगे, ठीक है। जैन फिलोसफी सेज वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ। दैट मीन्स आप यही बोल सकते हो वन गॉड, ठीक है। देयर आर नो 10,000 और 30,000 गॉड्स, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दैट वन गॉड। एक ही भगवान है, वही इस दुनिया को क्रिएट भी कर रहा है और मेंटेन भी कर रहा है। नाउ बुद्धिज्म दे नेवर बिलीव्ड इन गॉड। बुद्धिज्म में उन्होंने गॉड वर्ड में बिलीव नहीं किया, बट जैनिज्म में यस दे बिलीव इन गॉड। जैनिज्म में गॉड में बिलीव किया जाता है, बट दे से दैट गॉड इज नॉट देयर आर नो 10,000 गॉड्स, देयर इज ओनली वन गॉड। उनका मानना यह है कि 10,000 भगवान नहीं है, एक ही वो ईश्वर है जो सबको चला रहा है, जिसके अलग अलग रूप हैं जिसमें आप उनको पूजते हो। पॉइंट क्लियर हो गया? सो जैनिज्म it has 24 tirthankars. Now who are tirthankars? Tirthankars are the spiritual teachers, ठीक है। जितने भी आपके स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं उनको जैनिज्म में हम तीर्थंकर्स बोलते हैं। पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। एंड हैव यू ऑल हर्ड अबाउट द ब्रह्मी स्क्रिप्ट? आप सभी ने ब्रह्मी स्क्रिप्ट के बारे में सुना होगा, रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट? इट इज सेड दैट दिस एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्ट ब्रह्मी, इट इज बिलीव्ड टू बी नेम्ड आफ्टर ऋषभदेव्स डॉटर। ऐसा माना जाता है कि ऋषभदेव की जो बेटी हैं उनका नाम ब्रह्मी था, उन्हीं के नाम पर ब्रह्मी स्क्रिप्ट का नाम रखा गया। After Rishabhadev, there were 23 other Tirthankars also, and the last one was Mahavira. Now it is said Rishabhadev he established Jainism, but Mahavira he revived Jainism. ऐसा माना जाता है कि ऋषभदेव ने तो स्टैब्लिश किया, स्टैब्लिशमेंट रखी जैनिज्म की, बट इट वॉज महावीरा who revived, who gave meaning, who reformed this religion called Jainism. तो महावीर जो थे उन्होंने अपनी टीचिंग्स के थ्रू, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू इस रिलीजन को और ज्यादा रिवाइव किया, रिफॉर्म किया, इसमें और चेंजेस लेकर आए। पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है। तो जब हम महावीर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट महावीर, ही वाज बोर्न एट वैशाली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लेस ऑफ बर्थ दे आर आस्किंग इट इन प्रीलिम्स, प्लेस ऑफ बर्थ प्रीलिम्स में पूछ रहे हैं, ठीक है। सो ही वाज बोर्न एट वैशाली इन अ क्षत्रिय नोबल फैमिली। नाउ व्हाट इज कॉमन अमंग बुद्धा एंड महावीरा? द वन थिंग दैट इज कॉमन इज दैट बोथ वर क्षत्रियास, ठीक है, दोनों ही क्षत्रियास थे, ठीक है। बोथ बिलोंग टू द रॉयल फैमिली एंड ही वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। कंटेम्प्ररी मीन्स समकालीन, सेम टाइम पीरियड के थे दोनों। एंड ही वॉज द 24th एंड द लास्ट ऑफ द तीर्थंकरास। फर्स्ट वॉज, पहले तीर्थंकर कौन थे? फर्स्ट वॉज ऋषभदेव। वेरी गुड शैलेंद्र, वेरी गुड डॉक्टर शहबाज, वेरी गुड सृष्टि, अभय, मानसी, नितिन, एकलव्य, धर्मेश, हिमांशु, समृद्धि, प्रिया, जयश्री, वेरी गुड। सो द फर्स्ट वॉज ऋषभदेव एंड द लास्ट वॉज महावीरा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सिद्धार्थ गौतम, तो उनको टैग मिला था बुद्धा का। सिद्धार्थ गौतम, ही गॉट द टैग ऑफ बुद्धा। बुद्धा इज नॉट अ नेम, बुद्धा इज अ टाइटल। बुद्धा नाम नहीं है, बुद्धा टाइटल है। The one who achieves that level of awareness and enlightenment, that person is known as Buddha, ठीक है। Similarly, Mahavira was also he was given a name called Vardhaman, ठीक है। महावीर को भी नाम दिया गया था वर्धमान। उनके पेरेंट्स ने ये नाम दिया था, बाद में इनलाइटनमेंट के बाद उनका नाम महावीर पड़ा था। तो महावीर एक्चुअल नेम वॉज वर्धमान, ठीक है, वर्धमान महावीरा। सो अगेन महावीरा वॉज टाइटल, महावीर क्या था? टाइटल था। वर्धमान मीन्स राइजिंग और ग्रोइंग, ठीक है। नाउ आफ्टर लीविंग होम एट एज ऑफ 30 for 12 years he devoted himself to self discipline and practiced severest penance and austerities. In Buddhism we studied that Lord Buddha used to say you should not do extreme penance and you should not be engaged in extreme worldly pleasures of life, but there is a middle path that you should follow, ठीक है। तो यहाँ पर 8 नोबल ट्रूथ्स हमने पढ़े थे, ठीक है। देन वी स्टडीड अबाउट धर्म चक्र परिवर्तना ऑल्सो। तो इधर क्या हुआ था कि बुद्धा कहते थे
कि ना तो आपको एक्सट्रीमली दुनियादारी में घुसना है और ना ही आपको एक्सट्रीमली तप या योग या तपस्या करनी है। मिडिल पाथ होता है, यानी कि आप अगर 8 फोल्ड पाथ जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, इस पे चलते हो तब भी आप इनलाइटनमेंट अटेन कर सकते हो। बट जैनिज्म में कहा जाता है कि आपको एक्सट्रीम पेनेंस करना पड़ता है, एक्सट्रीम तप करना पड़ता है। यू हैव टू अंडरगो सीवियरेस्ट हार्शेस्ट ऑफ ऑस्टेरिटीज, okay, then only you can achieve enlightenment, because to achieve something that great you need to sacrifice a lot। अगर आपको कुछ इतना बड़ा चाहिए लाइफ में अचीव करना है, थोड़ी सैक्रिफाइस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। He gave his first sermon or first lecture on the Vipula peak at Rajgir. This is again important for prelims. And his first disciple was Indrabhuti Gautama. This was another point which was very appreciable about Mahavir Jain. Now उनके बारे में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ही नेवर यूज टू डिस्क्रिमिनेट, कभी भी इन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया बिटवीन मेन एंड विमेन, मेन एंड विमेन के बीच में ही नेवर डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है। दैट इज वाई ही प्रूव दिस बाय मेकिंग हिज फर्स्ट डिसाइपल अ फीमेल, दैट वाज इंद्रभूति गौतमा। तो इनकी पहली जो शिष्य थी वो थी इंद्रभूति गौतमा, विमेन थी, इन्होंने कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। And he attained Mahaparinirvan in the age of 72. Now Buddha always used to talk about the 3 jewels of Jainism, यानी कि 3 ऐसे रत्न हैं जैनिज्म में जिनको माना जाता है, जिनको फॉलो किया जाता है। That is right faith, right knowledge, right conduct। ये तीनों ही हमने बुद्धिज्म में भी देखे थे। In the last class we studied about this in Buddhism also, right? अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं 3 जूल्स ऑफ जैनिज्म की, इनको हम त्रिरत्न भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट त्रिरत्नास। पॉइंट क्लियर है सभी को, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज त्रिरत्नास। एंड द लैंग्वेज दैट जैन महावीर वर्धमान ही यूज्ड वाज प्राकृत। अब हमें पता है बुद्ध कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, बुद्ध यूज्ड पाली लैंग्वेज एंड महावीर यूज्ड प्राकृत लैंग्वेज। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, दिस डिफरेंस यू हैव टू रिमेंबर। Now there were different principles in the life of महावीर, ठीक है। और महावीर वर्धमान की लाइफ में अलग अलग प्रिंसिपल्स थे। 2 basic categories of principles were, first were philosophical principles, second were cardinal principles। Philosophical principles are related to the way you perceive things। फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जिस तरीके से आप लाइफ को देखते हो उसको फिलोसफिकल पार्ट बोलते हैं दिमाग का, दार्शनिक ज्ञान जिसको हम कहते हैं। So philosophical principles were, he rejected the authority of Vedas and Vedic rituals. He said we will not be dominated by Vedas, because at that time some of the priests, Hindu priests, they were dominating people, exploiting people on the basis of Vedas. They were misinterpreting Vedas. Vedas की knowledge को misinterpret कर रहे थे उस वक्त कुछ ब्राह्मण्स। तो इसीलिए महावीर ने कहा कि मैं वेदों के डोमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द डोमिनेशन ऑफ वेदास ऑन मी और माई पीपल। एंड ही डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एट फर्स्ट। सबसे पहले इन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस पे भी क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया, राइट। बट देन ही, आफ्टर अटेनिंग इनलाइटनमेंट, आफ्टर अटेनिंग निर्वाण, ही स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट वन यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, समझ आ रही है बात। हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ में बिलीव करते थे। ही डिड नॉट बिलीव इन द वर्ड गॉड। वो गॉड शब्द में बिलीव नहीं करते थे। ही नेवर बिलीव्ड इन द वर्ड गॉड, बिकॉज अगेन गॉड इज द वर्ड गिवन बाय अस। भगवान, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, ये शब्द हमने दिए हैं, ह्यूमंस ने दिए हैं, ठीक है। वी कैन नॉट नेम दैट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कोई नाम नहीं दे सकते, कोई रूप नहीं दे सकते, ठीक है। सो ही सेड आई डू नॉट बिलीव इन गॉड। मैं गॉड में बिलीव नहीं करता। आई बिलीव दैट देयर इज अ यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस विच इज मेंटेनिंग एंड क्रिएटिंग एवरीथिंग। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा ये जो अलग अलग आपने नाम दिए हैं ना, ये सब वो एक ही यूनिवर्सल लॉ है जिसको आपने अलग अलग नाम दिए हैं। राम, कृष्ण, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, ठीक है। ऑल दीज आर डिफरेंट नेम्स बिलोंगिंग टू वन पर्सन ओनली। एक ही इंसान है, एक ही वो यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जिसके ये इतने सारे नाम बना दिए हैं। पॉइंट क्लियर। बट बुद्ध इसको भी नहीं मानते थे। बुद्ध यूज्ड टू से दैट आई डोंट बिलीव इन यूनिवर्सल लॉ और गॉड, आई believe that there is universal consciousness, energy. I believe that there is an energy flowing within us. हम सबके अंदर एक एनर्जी फ्लो कर रही है and we can tap into that energy through meditation. हम उस एनर्जी को ग्रैब कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं।
नाउ ही ऑल्सो बिलीव्ड इन कर्म. कर्म मीन्स योर एक्ट्स, यानी कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा होगा, और गलत कर्म करोगे वो भी रिपीट होकर आप ही के पास आने वाला है. वॉट एवर यू आर गोइंग टू गिव आउट इन द यूनिवर्स, इट्स गोइंग टू कम बैक. ठीक है, वेदर इट विल बी गुड और इट विल बी बैड, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन कर्मास. सो ही बिलीव्ड इन डीड्स, कर्म और एक्ट्स. And he believed in transmigration of soul, that your soul leaves your body and changes it. आपकी बॉडी क्या है, आपकी आत्मा के लिए सिर्फ कपड़ा है. ठीक है, क्लियर हो गया. तो योर सोल चेंजेस योर बॉडी जस्ट लाइक यू चेंज क्लोथ्स. जैसे आप कपड़े बदलते हो, आपकी आत्मा भी आपका शरीर बदलती है. ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल इज true. This was the philosophy of Mahavir, and he said he led great infancies on equality. That is why his first disciple was a female. क्योंकि ये हमेशा बोलते थे कि भाई equality रहनी चाहिए. Men और आपका men हो गया या women हो गया, everybody is same. There is no difference except for the fact that yes, physical bodies differ. सिर्फ आपकी physical body की बनावट ही differ करती है, और कोई difference नहीं होता. आदमी औरत सब same है. ठीक है, so that is why his first disciple was Indrabhuti Gautama. So these were the philosophical principles, जो आपकी दार्शनिक ज्ञान होता है, perceptions towards life. Now comes the fundamental principles और cardinal principles. Fundamental means जो आप accept करते हो लाइफ में, अपने implement करते हो. The principles which you implement in your own life. First is ahimsa, non-violence. ठीक है, पहला प्रिंसिपल है अहिंसा. सो दैट इज वाई वेन एवर ही यूज टू वॉक, ही यूज टू मेक श्योर कि कहीं कोई छोटा सा बीइंग ना हो, कोई एंट ना हो जो मेरे वजह से मारी जाए. इवन द एंट, इवन अ स्मॉलेस्ट स्पीशीज एज लाइफ. ठीक है, सो वी शुड टेक केयर ऑफ इवन दैट स्मॉलेस्ट स्पीशीज. Next is Anekantavada, multiplicity of views. He said that on a particular subject or topic, you are allowed to have multiple views. If somebody is trying to force you to accept their views, that means domination, that has to be protested. ठीक है, मान लो कोई आपको फोर्स कर रहा है कि भाई नहीं, इस टॉपिक पे मैं जो सोच रहा हूँ तुम्हारा भी वही ओपिनियन होना चाहिए, वरना बाढ़ में जाओ, वरना आपके साथ कोई डील नहीं करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके की चीज के अगेंस्ट आपको आवाज उठाना चाहिए. You should have the liberty to have multiple views on any topic. You should not be dominated. आपको dominate नहीं किया जाना चाहिए. You should be allowed to think differently. Then अपरिग्रह, that is why he rejected Vedas, because उस वक्त जो priest थे वो क्या कर रहे थे, they were dominating, they were trying to make people think like them. ठीक है, तो वो फोर्स करके लोगों को अपनी सोच उनके ऊपर थोप रहे थे. दैट इज वाई ही सेड अनेकांतवदा, दैट पीपल कैन हैव मल्टीपल व्यूज. अपरिग्रह, नॉन पोसेसिवनेस, बिकॉज व्हेन यू आर पोसेसिव अबाउट समथिंग यू आर अटैच्ड टू द मटीरियलिस्टिक थिंग्स. चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग हो, कोई पेट हो या एनिमल हो, कोई डिग्री हो, पोजीशन हो, मनी हो, हाउस हो, पैलेस, कार, एटसेट्रा. If you have possessiveness, then that means you will be walking on the wrong path. Possessiveness से क्या होता है, आपकी peace of mind disturb होती है. When you are extra possessive regarding anything, your peace of mind gets compromised. So if you want to attain enlightenment, the first step is aparigraha. That means non-possessiveness. You are not attached to anything. Okay? You are in this world but not attached. ठीक है? देन कम्स नॉन स्टीलिंग. अब बात आती है नॉन स्टीलिंग. ये कॉन्सेप्ट हमने बुद्धिज्म में बहुत अच्छे से पढ़ा था. वी स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट इन बुद्धिज्म. ठीक है, तो नॉन स्टीलिंग मीन्स फिजिकली स्टीलिंग भी होता है इसके अंदर, कि आपको फिजिकली स्टील भी नहीं करना, एंड मेंटली ऑल्सो यू शुड नॉट बी हुक्ड टू समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी और लाइफस्टाइल और लाइफ और पार्टनर. ठीक है, तो सिर्फ फिजिकली नॉन स्टीलिंग नहीं, मेंटली भी किसी की चीज पर नजर नहीं रखनी चाहिए, वो भी स्टीलिंग में आ जाता है. And brahmacharya. So Mahavir, he followed brahmacharya. He was not a householder, he followed brahmacharya. Yes, some of the people say, some of the followers of Mahavir say that yes, he was a householder. उनकी एक डॉटर भी थी उनका, या एक सन भी था, बट कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने ब्रह्मचर्य अपनाया था. इवन अ हाउस होल्डर कैन बी अ ब्रह्मचर्य इफ ही कैन कीप हिज इमोशंस इन कंट्रोल. एक हाउस होल्डर भी, गृहस्थ इंसान भी ब्रह्मचर्य हो सकता है, ब्रह्मचारी हो सकता है, बिकॉज इट इज सेड दैट शिवा इज अ ब्रह्मचारी. शिवा जो है वो हाउस होल्डर होते हुए भी ब्रह्मचारी है. he has children, he has a wife, still he is a brahmachari. Why? Because he has his emotions in control. ठीक है, जो उनके नीड्स हैं, सेंसेस हैं, ठीक है, उनको उन्होंने कंट्रोल में किया हुआ है. So being a householder also you can be a brahmachari. Chastity, that means purity of thoughts.
ठीक है, जहां तक आपके सेंस जरूरी है वहीं तक आप अपने सेंस को या ऑर्गन्स को यूज कर रहे हो, उसके बाद यू रिफ्रेन फ्रॉम सर्टेन एक्टिविटीज। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? यहां तक पॉइंट क्लियर है कार्डिनल प्रिंसिपल्स तक? तो जल्दी से बताओ। ओके, पॉइंट्स आर क्लियर। अब नाउ इन बुद्धिज्म हाउ मेनी ग्रुप्स वर क्रिएटेड? बुद्धिज्म में कितने ग्रुप्स क्रिएट हो गए थे, जल्दी से बताएं। हिनायान एंड महायान। थर्ड वन कौन सा था जो ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था? वज्रयान। ठीक है, सो हिनायान, महायान, they were the two basic groups. The third group which was not acceptable by Buddhist monks were Vajrayana. Similarly in Jainism also दो ग्रुप्स बन गए वंस महावीरा पास्ड ऑन। ठीक है, एक बार महावीर चले गए उसके बाद दो ग्रुप्स निकल कर आए। ठीक है, नाउ फर्स्ट वॉज दिगंबर, सेकेंड वॉज दी श्वेतांबर्स। नाउ दिगंबर का मतलब क्या होता है? स्काई क्लैड। ठीक है, इसका मतलब होता है, दिगंबर का मतलब स्काई क्लैड, यानी कि कुछ नहीं पहनते ये लोग। द दिगंबर जेंट्स दे डू नॉट वेयर एनीथिंग। एंड श्वेतांबर्स में श्वेत मीन्स व्हाइट, सो द श्वेतांबर्स दे वेयर व्हाइट क्लोथ्स। So everybody can see this image. These are the दिगंबर मुनीज, सॉरी श्वेतांबर्स मुनीज। ठीक है, बिकॉज दे आर इन व्हाइट क्लॉथ्स। तो आप देख रहे हो इन्होंने मुंह पर भी ना एक व्हाइट क्लॉथ डाला हुआ है, एक मास्क टाइप पहना हुआ है। ठीक है, ताकि कोई छोटा सा भी स्पीशीज, कोई इंसेक्ट, कोई फ्लाई इनके मुंह में आकर मर ना जाए। नॉन वायलेंस। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? तो दिस इज द टाइप ऑफ नॉन वायलेंस। प्लस दे डू नॉट वेयर एनी स्लीपर। आप देख रहे हो स्लीपर नहीं है पैरों में। ठीक है, सो दिस इज दी श्वेतांबर मुनि। ये जो है ये श्वेतांबर मुनि है या श्वेतांबर जैन मंक्स हैं। ओके, सो दिस इज अ वेरी फेमस दिगंबर जैन मंक। सो यू कैन सी कुछ नहीं पहना हुआ। ठीक है, दे हैव नॉट worn anything on their body, they have nothing on their body. So that is the दिगंबर जैन मंक्स। ठीक है, तो ये है श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। नाउ दिगंबर्स दे बिलीव दैट बिकॉज ऑफ सर्टेन डिफॉर्मिटीज peculiar to their sex, women cannot attain mukti in the present life but can do so in the future birth. Okay, तो कुछ पेक्युलैरिटीज की वजह से फिजिकल फॉर्मेशन में कुछ पेक्युलैरिटीज की वजह से इनका कहना यह था कि औरतों को नेक्स्ट जन्म में आदमी का रूप देना पड़ेगा, उसके बाद ही उन्हें मुक्ति मिल सकती है। If the women comes or gets rebirth or reborn as a male, only then they can attain mukti or nirvana. ठीक है, but in Swetambars there is no such condition. They believe that even women can also attain salvation. ठीक है, श्वेतांबर्स कहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आदमी ही सैल्वेशन या मुक्ति पा सकते हैं, औरतें भी पा सकते हैं। दे टॉक अबाउट सबस्त्र मुक्ति। सबस्त्र मीन्स एवरीबडी इज मुक्ति। ठीक है, सभी की मुक्ति पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ओके, ओवर हियर यू कैन सी द दिगंबर जैन्स डज नॉट रिकॉग्नाइज सबस्त्र गुरु। दे डू नॉट से दैट सभी का एक सिंगल गुरु होता है। ठीक है, दे होल्ड दैट महावीरा स्वामी was a बाल ब्रह्मचारी and he had never married nor did he have any raj, so he was not a kshatriya, he was a बाल ब्रह्मचारी. It is said by Digambras. Swetambras they say that Mahavir Swami married, he was a kshatriya, he ruled also and he had a daughter also. ठीक है, एंड दे से दैट इवन अ फीमेल कैन बी अ तीर्थंकर। दिगंबर्स नहीं मानते इस चीज को। दिगंबर्स कहते हैं कि फीमेल हमारी तीर्थंकर्स नहीं हो सकती, स्पिरिचुअल लीडर नहीं हो सकती, बट श्वेतंबरास मल्लाह कुमारी को मानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ओके, नाउ इन दिगंबर्स दे हैव लेफ्ट देयर क्लोथ्स। दिगंबर्स ने अपने क्लोथ्स को छोड़ दिया है। क्यों? बिकॉज दे से दैट इवन द अटैचमेंट टुवर्ड्स द क्लोथ इज अ रिस्ट्रिक्शन इन द पाथ ऑफ इनलाइटनमेंट। अगर आप क्लोथ्स को से अटैच्ड हो तो वो भी आपके लिए रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए आप कपड़ों को भी छोड़ दो। दे हैव ओनली टू पोसेशंस, रजोहरना दैट इज अ स्मॉल पीकॉक फेदर ब्रूम फॉर ब्रशिंग द इंसेक्ट्स अवे सो दैट नोबडी इज हर्ट व्हेन दे सिट और दे वॉक, एंड कमंडलू दैट मीन्स वुडन वाटर पॉट फॉर टॉयलेट हाइजीन। ठीक है, अपने फ्री रिफ्रेश होने के लिए उनके पास एक कमंडलू रहता है और एक स्मॉल पीकॉक का फेदर रहता है। ठीक है, मोर पंख रहता है। But Swetambras, they are allowed to have 14 possessions because they are wearing clothes. They can have lion cloth also, shoulder cloth also, mask also. ठीक है, उनके पास वो जपमाला की पोटली भी हो सकती है। तो ऐसे 14 possessions है जो वो अपने पास रख सकते हैं। पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हो the Swetambras they have different possessions but the Digambras they have nothing. ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। When we talk about Digambras, जब हम दिगंबरास की बात करते हैं, आफ्टर महावीरा दे लिव्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु। दिस इज इंपॉर्टेंट।
ठीक है। तो जब हम बात करते हैं महावीर की, महावीर के महापरिनिर्वाण के बाद इनके लीडर थे भद्रबाहु, इनके गुरु थे भद्रबाहु, एंड दे माइग्रेटेड टुवर्ड्स साउथ एंड दे लिव्ड एंड स्प्रेड, दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन साउथ। बट व्हेन वी टॉक अबाउट श्वेतंबरास, दे स्टेड बैक एट मगधा, ये सिर्फ मगध में ही रुक गए, और इनके जो गुरु थे वो थे स्थलाबाहु। एंड इट इज सेड that Swetambara tradition holds that even the omniscient requires food. Omniscient means the universal law, the God, he also requires food. Food के बिना तो प्राण ही नहीं होंगे बॉडी में, ठीक है। Without food you cannot have the energy in your body to meditate, to focus on your spiritual pursuits, right? जब खाना नहीं होगा पेट में, हंग्री होगे, भूखे रहोगे, तो कैसे अपने स्पिरिचुअल परस्यूट्स को आगे ले जा पाओगे, ठीक है, कैसे आप एनलाइटनमेंट के पाथ पे चल पाओगे। इवन बुद्धा ऑल्सो हैड टू ब्रेक हिज फास्ट, बुद्ध ने भी अपना फास्ट तोड़ा था, ठीक है, एंड आफ्टर दैट ओनली अटेन्ड एनलाइटनमेंट। सो श्वेतंबरास दे बिलीव दैट फूड इज नेसेसरी, ठीक है, खाना तो नेसेसरी है, बट दिगंबर्स दे आर एक्सट्रीम, ये थोड़े से एक्सट्रीम है। ये कहते हैं ऑन अटेनिंग एनलाइटनमेंट ओमनिसिएंट इज फ्रीड फ्रॉम द नीड ऑफ ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस, यानी कि जब तक आपको एनलाइटनमेंट नहीं मिली है तब तक आपको खाने की जरूरत पड़ती है, बट जब आपको एनलाइटनमेंट मिल जाती है, आपकी सोल की भूख मिट जाती है। Your soul is not hungry once you attain enlightenment. That is why the omniscient who is present everywhere, that is the universal law, it does not require food for existence because its soul has already been fed. आत्मा की तृप्ति पहले ही हो गई है एनलाइटनमेंट के दौरान, अब किसी खाने की जरूरत नहीं है, किसी फूड आइटम की जरूरत नहीं है। पॉइंट क्लियर? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ the very famous monks in Swetambras, their biography, the autobiography which is compiled is known as Charita, ठीक है। जो आपके श्वेतंबरा मंक्स होते हैं ना, मुनि होते हैं, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उनको हम चरिता बोलते हैं। एंड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ दिगंबरा मंक्स दे आर नोन एज पुराणा, उनको हम पुराण बोलते हैं, ठीक है। पुराण वर्ड तो आप हिंदुइज्म में भी सुनोगे, दिस वर्ड इज ऑल्सो देयर इन हिंदुइज्म, ठीक है, द लाइफ स्टोरीज। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? सो दीज आर द होमवर्क क्वेश्चंस ऑन जैनिज्म, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो जरा जल्दी से। अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? यू हैव 11 सेकेंड्स, फटाफट से आंसर करो। अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, वैष्णविज्म? ऑल राइट, मंशुल, रमीम, नितिन, मानवी, हर्षित, श्रेया, साक्षी, शैलेंद्र, दीपक, निखिल, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज बी, जैनिज्म। अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज। पॉइंट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो फटाफट से। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, indifference to authority of Vedas, denial of efficacy of rituals. You have 11 seconds time to answer the question. Let's see the leadership board. Manshul, Harshit, Rameem, Nikhil, Nitin, Shailendra, Sakshi, Shashank, G, Suprabha, Rajiv. Very good. Correct answer is B. Avoidance of extremities of penance and enjoyment. Was this common? क्या ये common था? No. Buddha said middle path. Jainism में कहा गया, महावीर said penance. You have to do penance, not enjoyment. ठीक है? First is wrong. Indifference to authority of Vedas. Yes. Denial of efficacy of rituals. Yes. 2 and 3 are correct. ठीक है? तो ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था प्रीलिम्स में। So now I would like you all to make these notes. These are running extra notes जो आपको बनाने हैं। First topic that we are going to discuss is the tenets of Jainism. Tenets का मतलब क्या होता है? Fundamental principles जिस पे Jainism की बुनियाद बनी हुई है, ठीक है? Those fundamental principles on which Jainism is standing, ठीक है? The tenets, the pillars you can say. First tenet is belief in God. पहला tenet होता है belief in God. Not the word God. God word पे नहीं, on the word universal law. जो word use करते हैं वो है universal law, ठीक है? So Jainism में महावीर, write it down, महावीर, he recognized, or you can say Jainism recognized the existence of God, but placed them
प्लेस्ड देम लोअर देन जिना, जिना मीन्स महावीरा, ठीक है, यहाँ पर आप जैनिज्म लिखोगे, ठीक है, तो लोअर देन जिना, जिना मीन्स महावीरा। तो जैनिज्म में ना महावीर का कहना था कि यूनिवर्सल लॉ है, महावीर यूज्ड टू से दैट देयर इज अ यूनिवर्सल लॉ, ओके, बट द अदर पीपल इन जैनिज्म दे से दैट वी बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट जो भी गॉड है वो है किसके बिलो, किसके नीचे आते हैं, किसके बाद आते हैं, महावीर के बाद आते हैं। फॉर अस महावीर इज द ओनली पर्सन दैट मैटर्स, महावीर इज द ओनली यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस दैट मैटर्स। हमारे लिए गॉड से ऊपर भी गुरु है, एंड दिस इज मेंशन्ड इन वेदास ऑल्सो दैट अबव गॉड सिट्स द गुरु, यानी कि गॉड, गुरु का जो पोजीशन है, माँ का और गुरु का जो पोजीशन है वो भगवान से भी ऊंची है, ऊंची पोजीशन है, ठीक है। सेम चीज जैनिज्म में मानी जाती है दैट गुरु और महावीरा और जिना इज अबव इवन गॉड, ठीक है, गॉड से भी ऊपर है, ठीक है। पॉइंट क्लियर, बिलीव इन गॉड क्लियर हो गया पॉइंट। सेकेंड टेनेट इज दैट इट डिड नॉट कंडेम द वर्ण सिस्टम, इन्होंने वर्ण सिस्टम को कभी हेट नहीं किया या जज नहीं किया या बुराई नहीं की, बिकॉज दे न्यू दैट वर्ण सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। हमने वेद की क्लास में पढ़ा था ये, वी स्टडीड दिस इन द वेद क्लास, राइट। वर्ण सिस्टम वॉज व्हाट, इट वॉज द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। इफ यू आर वर्किंग एज अ रूलर यू आर क्षत्रिय, इफ यू आर अ प्रीस्ट यू आर अ ब्राह्मण, इफ यू आर अ ट्रेडर और बिजनेसमैन यू आर अ वैश्य, if you are a peasant or farmer you are a shudra। तो it was based on occupation, it was not the basis of discrimination। ये सिर्फ occupation का basis था, ठीक है, discrimination का basis नहीं था। but the Jainism it did not focus on the Varna system, did not condemn the Varna system, but it tried to make people aware that discrimination on the basis of Varna system is wrong। इन्होंने जैनिज्म में ये लोगों को समझाने की कोशिश की कि अगर आप वर्ण सिस्टम के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करते हो वो गलत है, ठीक है, आप डिवाइड नहीं कर सकते, आप सोसाइटी को रूडली नहीं बिहेव कर सकते शूद्र और वैश्या के साथ, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, दे बिलीव्ड इन कर्मा, कर्मा में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था इनका, कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। पॉइंट क्लियर। तो ये थे आपके 3 टेनेट्स, ठीक है, ऑफ जैनिज्म। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, एंड दैट इज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका त्रिरत्नास, ठीक है, त्रिरत्नास। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट थ्री मीन्स 3 एंड रत्ना मीन्स जूल्स, ठीक है, या आप बोल सकते हो जेम्स, ठीक है। त्रिरत्नास क्या थे इनके, द फर्स्ट रत्ना वॉज राइट फेथ, पहला रत्न था राइट फेथ। एंड व्हाट वाज द इन प्राकृत इट वाज नोन एज, राइट फेथ को प्राकृत में क्या बोला जाता है, सम्यक दर्शना, इट इज नोन एज सम्यक दर्शना। देन वी हैव द राइट नॉलेज, फिर हमारे पास आता है राइट नॉलेज, राइट नॉलेज इज नोन एज, राइट इट डाउन, सम्यक ज्ञान, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सम्यक ज्ञान, ठीक है, इसको ज्ञान बोलते हैं वैसे, ठीक है, इट्स नोन एज ज्ञान इन संस्कृत एंड इन प्राकृत, बट हम इसको ज्ञान बोलते हैं हिंदी में। देन वी हैव राइट एक्शन, फिर हमारे पास आता है राइट एक्शन, राइट एक्शन मीन्स, इसका मतलब होता है प्राकृत में, राइट इट डाउन, सम्यक चरिता, ठीक है, दैट इज राइट एक्शन, जिसको हम बोलते हैं राइट एक्शन, राइट फेथ सम्यक दर्शना, राइट नॉलेज सम्यक ज्ञान, राइट एक्शन सम्यक चरिता, ठीक है। दीज आर द 3 रत्नास इन जैनिज्म। देन वी हैव 5 डॉक्ट्रीन्स ऑफ जैनिज्म, हमारे पास 5 डॉक्ट्रीन्स है या फंडामेंटल कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं जैनिज्म के। क्या है वो प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े हैं, व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल इज अहिंसा, अहिंसा मीन्स नॉन इंजरी टू एनी लिविंग बीइंग। सेकेंड इज सत्य, सत्य मीन्स डू नॉट स्पीक अ लाई, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। थर्ड इज अस्तेय, नॉट असत्य, अस्तेय, अस्तेय मीन्स डू नॉट स्टील, कभी कोई चीज चुराओ मत। देन फोर्थ इज अपारिग्रह, फोर्थ आपका हो जाता है अपारिग्रह, दैट मीन्स नॉन पोसेसिवनेस, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी उतना लोभ, उतना ही ग्रीड, ठीक है, उतनी ही अटैचमेंट। एंड लास्ट इज ब्रह्मचर्य, लास्ट इज ब्रह्म आचार्य, ठीक है, क्लियर। ब्रह्मचर्य मीन्स ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस,
ठीक है, चैस्टिटी, प्योरिटी। तो ये आपके 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है कि लाइफ को जब आप जी रहे हो लाइफ को, तो आपको इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है डेली लिविंग में। झूठ नहीं बोलना, चैस्टिटी रखनी है या अटैचमेंट नहीं रखनी, और आपको हमेशा सत्य के रास्ते पे चलना है, अहिंसा, ये डेली लिविंग में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, यू शुड इम्प्लीमेंट दिस इन डेली लिविंग। एंड त्रिरत्न का मतलब क्या होता है? द बेस्ट थिंग अबाउट जैनिज्म। त्रिरत्न, जूल, जब आपके पास कोई रत्न होता है, डायमंड होता है, वो आपकी बेस्ट पोसेशन होती है ना। व्हाट इज डायमंड? योर बेस्ट पोसेशन। जब गोल्ड की ज्वेलरी होती है, उसको कहते हैं ये हमारी लाइफ की मेहनत है, जो हमने प्रोसेस किया है, जो हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, अर्जित किया है लाइफ में। ऐसे ही हम कहते हैं जैनिज्म में इन सभी टीचिंग्स को अगर हम सम अप करें तो हमने क्या अर्जित किया, क्या हमने गेन किया? राइट फेथ गेन किया, राइट नॉलेज और राइट एक्शन। अभी डिफरेंस क्लियर हो गया राजीव, त्रिरत्न और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में? ये तो लाइफ जीने के प्रिंसिपल्स हैं कि इस तरीके से लाइफ जीनी है। त्रिरत्न कंक्लूड करें अगर जैनिज्म को, सम अप करें, तो ये 3 रत्न मिलते हैं हमें जैनिज्म से, ये 3 अनमोल सीख मिलती है हमें जैनिज्म से। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका जैनिज्म, दिस वॉज योर जैनिज्म। नाउ शैल वी स्टार्ट विद महाजनपद पीरियड एंड मौर्यन एम्पायर। अब शुरू कर दें महाजनपद पीरियड और मौर्यन एम्पायर से, ठीक है। चलो, तो आई होप जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड से शुरू करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द महाजनपद पीरियड, जब हम बात करते हैं महाजनपद पीरियड की, इट्स द एरा ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। First urbanization was the Harappan civilization. The Indus Valley civilization was the first civilization. ठीक है, first phase of urbanization. Second era of urbanization is not Vedic period but Mahajanpad period. Because in Mahajanpad period we saw the tribal people turning into kings. हमने tribal communities को राज्य में परिवर्तित होते हुए देखा. We saw that how tribal communities were getting converted into kingdoms, empires. And we saw the use of better iron tools, weapons. We saw the invention or you can say that advancement in war technology. War technology में भी हमने advancement होता हुआ देखा, ठीक है, महाजनपद पीरियड में। And महाजनपद पीरियड was established in अंगुत्रा निकाया। अंगुत्रा निकाया, what is it? It is the land between Himalayas and नर्मदा। यहाँ मैप में मैं आपको दिखाती हूँ, everybody can see this map, ठीक है। ये नर्मदा है आपका, this is नर्मदा। So between Narmada and Himalayas, the land that you see, इधर महाजनपद पीरियड स्टैब्लिश हुआ था। Over here you can see in the map also, this is the area where the महाजनपद was established. यहाँ पर महाजनपद स्टैब्लिश हुआ था। So this area is known as अंगुत्रा निकाया। ये जो एरिया है ना पूरा, इसको बोलते हैं अंगुत्रा निकाया, ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसको हम अंगुत्रा निकाया बोलते हैं। Now this was started as महाजनपद period started from the 6th century। 6th century से ये स्टार्ट हो गया था। In the map you can see that ये तो हो गया चलो नर्मदा का रीजन, ठीक है, हिमालय से नर्मदा के बीच में मेजर स्टेट्स दिख गए। एक और स्टेट था असका एम्पायर, जो कि कृष्णा रिवर के आसपास भी था। तो हम इस पूरे एरिया को अंगुत्रा निकाया बोलेंगे। All of this area will be known as अंगुत्रा निकाया। Now this Angutra Nikaya, that means this area was divided into 16 independent states which were known as Mahajanpads, जिनको हम महाजनपद बोलते हैं। ये जो जनपद है ना, इसका मतलब क्या होता है? जनपद मीन्स स्टेट्स, ठीक है। हमने पढ़ा था जना, वैदिक पीरियड में वी स्टडीड दिस। जना वाज द ट्राइब नेम ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन वैदिक पीरियड, राइट और रॉन्ग? पढ़ा था ना ट्राइबल सोसाइटी में वैदिक पीरियड में कि जना जो है वो ट्राइबल सोसाइटी का नाम होता था। अब जनपदास बन गए, ठीक है, जनपदास मीन्स ग्रेट स्टेट्स बनने शुरू हो गए, और महावर्ड लगा दिया, यानी कि इसमें भी बिग स्टेट्स आने शुरू हो गए। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज महाजनपदास, ठीक है। सो दीज आर द 16 ग्रेट किंगडम्स ऑफ दैट टाइम। यू कैन सी ओवर हियर कंबोज, गांधार, वत्सा, कौशल, मल्ला, वृजी। देन वी हैव ओवर हियर काशी, अंग, श्रुसेना, छेदी, असक्का, अवंती, मत्स्या, कुरु, पांचाल। और ये सारे एम्पायर्स आपके महाभारत में भी मेंशन्ड है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है महाभारत, ठीक है, इफ यू हैव हर्ड अबाउट महाभारत, सो यू नो दैट द कुरु एम्पायर वाज प्रेजेंट, पांचाल एम्पायर वाज प्रेजेंट, गंधार वाज प्रेजेंट इन महाभारत। देन वी हैड काशी, वी हैव अंग, वी हैव छेदी,
वी हैव मत्स्य, यहाँ पर विराटनगर के राजा थे, ठीक है, यहाँ पर मत्स्य एम्पायर के जो राजा थे उनकी बेटी से शादी हुई थी अर्जुन के बेटे की, ठीक है। मगध हमें पता है, ठीक है। पंचाल नरेश की बेटी थी द्रौपदी। अंग नरेश कौन थे? कर्ण थे, ठीक है। कुरु एम्पायर के बारे में आप सभी को पता है, इसी को लेकर सारी लड़ाई थी। शकुनी मामा जी गांधार से आए थे, गांधारी केम फ्रॉम गांधार, ठीक है। कौशल आपको पता ही है इधर, ठीक है। सो ऑल दी स्टेट्स दे आर मेंशन्ड इन महाभारत ऑल्सो, ये सारे स्टेट्स महाभारत में इक्वली मेंशन्ड है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दी महाजनपद्स, जब हम बात करते हैं महाजनपद्स की, दे वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द 6th century BC। मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ महाजनपद इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। अब आप अगर इधर देखोगे, मगध वॉज वेरी रिच, मगध काफी रिच हुआ था महाजनपद पीरियड में। वाई? बिकॉज यू कैन सी दैट इट इज नियर द फर्टाइल लैंड्स, ये फर्टाइल लैंड्स के आसपास है, ठीक है। सो दैट इज वाई इकोनॉमी, द एग्रीकल्चर ऑफ दिस एम्पायर वॉज वेरी ब्रिलियंट। एग्रीकल्चर बहुत फर्टाइल थी, बहुत ब्रिलियंट थी, क्योंकि फर्टाइल लैंड्स थे, गैंजेटिक प्लेन्स के आसपास थी ये, तो इसलिए जो जो स्टेट्स फर्टाइल थे ना, जो जो स्टेट्स एग्रीकल्चरली स्ट्रॉन्ग थे वो रिच माने जाते थे। द स्टेट्स विच वर एग्रीकल्चरली स्ट्रॉन्ग दे वर कंसिडर्ड एज वेरी रिच स्टेट्स, ठीक है। पॉइंट क्लियर? तो इसमें लोकेशन के बेसिस पे, लोकेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितने रिच हो या आप कितने गरीब हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑल ऑन द लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल मत्स्य जो स्टेट था वो इतना रिच नहीं था, ठीक है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपद्स हैड बोथ रिपब्लिक्स ऑल्सो एंड मोनार्कीज ऑल्सो, दैट मीन्स किंग का रूल भी था और पब्लिक का रूल भी था 16 के 16 महाजनपद्स में। सो व्हाट वर दी 16 महाजनपद्स? काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, श्रुसेना, असका, अवंती, गांधार, कंबोज। What you have to remember in these 16 महाजनपद्स is, आपको याद क्या करना है इसमें? इनके रूलर्स और इनके फीचर्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर यू कैन सी that Ang, the first Mahajanpad is Ang. The capital of Ang was Champa. They can give you the name of Mahajanpads and then they will give you the capitals. आपको नाम दे देंगे, कैपिटल देंगे, then they will ask you which one of them is correctly matched. इसमें से कौन सा correctly matched है, तो आपको ये कैपिटल्स याद रखने हैं, ठीक है। So when we talk about Ang, this Mahajanpad is mentioned in Mahabharat also and in Atharva Ved also. द कैपिटल इज चंपा, इसका जो कैपिटल है चंपा। इन प्रेजेंट डे में ये कहाँ पर है? इन द प्रेजेंट डे इट इज इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। देन कम्स मगध। अगेन मगध की हम बात करें तो मगध कैपिटल वॉज गिरिवराजा और राजगृहा एंड इन मॉडर्न डे इट इज इन बिहार। कहाँ पर है ये मॉडर्न डे में? बिहार में है, ठीक है। अगेन इट इज मेंशन्ड इन अथर्व वेदा, ये अथर्व वेद में मेंशन्ड है मगध राज्य। काशी की अगर हम बात करें, काशी इट्स कैपिटल वॉज काशी ओनली एंड इट इज इन प्रेजेंट डे इट इज इन बनारस, वाराणसी में लोकेटेड है, ठीक है। अब बात आती है वत्स की। वत्स कैपिटल इज कौशंबी एंड इन मॉडर्न डे इट इज लोकेटेड इन इलाहाबाद। नाउ वत्स को ना हम वमसा भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वमसा एंड हियर वी हैव मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। मोनार्कियल मीन्स व्हेन द किंग इज द सोल रूलर, ठीक है। जब राजा की ही चलती है, राजा की फैमिली की ही चलती है, वो मोनार्कियल रोल हो जाता है, ठीक है। और ये आज के टाइम में इलाहाबाद में लोकेटेड है। देन वी हैव कौशल। कौशल्स कैपिटल इज श्रावस्ती, ठीक है। नाउ इट इज इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये अभी इस वक्त मॉडर्न अवध रीजन और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश रीजन में है। शौरसेना द कैपिटल इज मथुरा एंड अगेन इट इज इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड ऐसा माना जाता है यहाँ पर ना बुद्धिज्म को बहुत फॉलो किया जाता है। इन शौरसेना दैट इज इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बुद्धिज्म इज हाईली फॉलोड, ठीक है। और इट इज ऑल्सो द प्लेस ऑफ कृष्ण वर्शिप, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर इस जगह पर शौरसेना पर कृष्ण भगवान की काफी पूजा होती थी, ठीक है। इट्स अ सेंटर ऑफ कृष्ण वर्शिप। Then comes Panchal. The capital, there were two capitals, North capital and South side capital. यहाँ पर दो capitals आते हैं, North side and South side. So North side capital is known as Achitra. South side capital is known as Kampilya. Kampilya के बारे में आपने महाभारत में सुना होगा. And it is in Western Uttar Pradesh right now. Modern day Western Uttar Pradesh में है. Then we have Kuru. Kuru's capital is Indraprasth. Indraprasth कहाँ पर है जल्दी से बताओ. वेरी गुड, यस दिल्ली, ठीक है। तो इंद्रप्रस्थ किसको मिला था महाभारत के टाइम पर? ड्यूरिंग महाभारत हु गॉट इंद्रप्रस्थ?
कौरवास और पांडवास, कौरवों को मिला था या पांडवों को मिला था? पांडवास गॉट इंद्रप्रस्थ। एट दैट टाइम इट वाज नोन एज खंडप्रस्थ। जब उनको ये जमीन मिली थी पूरी फॉरेस्टेड डेजर्टेड जमीन थी तो खंडप्रस्थ कहते थे, बट दे कन्वर्टेड इट इनटू इंद्रप्रस्थ। उन्होंने किस में कन्वर्ट कर लिया? इंद्रप्रस्थ में, ठीक है। सो इट इज इन प्रेजेंट डे हरियाणा एंड मीरठ रीजन में इस एक्सटेंट में फैला हुआ है। एंड हियर वी हैड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिक मीन्स जब लोगों की भी सुनी जाती है, व्हेन सिटीजन्स आर दे प्ले इक्वल रोल। सो वी हैड युधिष्ठिर ओवर हियर, तो ऑब्वियसली वो तो धर्मराज थे, युधिष्ठिर वॉज धर्मराज, तो वो तो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएंगे ही, मोनार्कियल क्यों लाएंगे, ठीक है। अब मत्स्य की बात करते हैं। मत्स्य's कैपिटल वॉज विराटनगर एंड इट इज इन जयपुर। कहां पर है ये? जयपुर में है, ठीक है। इट वॉज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ पांचाल एंड साउथ ऑफ कुरूज। आज के टाइम पे ये जयपुर में लोकेटेड है। देन छेदी, छेदी's कैपिटल इज सोतीवती विच इज अगेन इन जयपुर, ये भी जयपुर में है। दिस छेदी महाजनपद इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा ऑल्सो। अवंती की बात करेंगे। अवंती का कैपिटल है उज्जैनी और इट इज ऑल्सो नोन एज महिष्मती। इट इज एट प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है ये। अगेन इट्स अ सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का ही सेंटर है ये। गांधार, शकुनी मामा वाला देश आ गया। इसका जो कैपिटल है वो तक्षशिला है। ये आज के टाइम पे रावलपिंडी में सिचुएटेड है, ठीक है। इट इज सिग्निफिकेंट फॉर इट्स इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटीज। अपने इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए ये जाना जाता है। पॉइंट क्लियर? इसी तरीके से आप बाकी सारे स्लाइड्स में सारे मेंशन्ड है, द पीडीएफ दैट हैज बीन गिवन टू यू, उसमें सभी के कैपिटल आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एंड प्रेजेंट डे लोकेशन, ये प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना है। दिस ओनली यू हैव टू स्टडी अबाउट प्रीलिम्स। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो दी है, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? कैपिटल एंड स्टेट एंड योर फीचर्स, ओके। तो मौर्यन एम्पायर पढ़ने से पहले ना हमें थोड़ा सा नंदा डायनेस्टी के बारे में जानना जरूरी है। Before we start studying about the Mauryan Empire, let's study something about the Nanda dynasty. सभी लोग इनको तो जानते ही होंगे, कौन है ये जल्दी से बताएं। यस, धनानंद, ठीक है। तो ये थे हमारे लास्ट नंद रूलर धनानंद और इनके पिता थे महापद्मानंद, ठीक है। यस, शैलेंद्र समझ गए, शैलेंद्र ने देखा है, ठीक है। महापद्मानंद की जब हम बात करते हैं, इट वॉज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, ठीक है। एंड द फर्स्ट रूलर वॉज महापद्मानंद, जो कि चालाकी से, चीटिंग से राजा बने थे, ठीक है। ही इज कॉल्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है फर्स्ट एम्परर, बट फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर कौन है? महापद्मानंद, जो कि नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी के होकर भी क्षत्रिय की तरह रूल किया जिन्होंने। व्हाट ही डिड, ही मर्डर्ड कालाशोका टू बिकम द किंग। इन्होंने कालाशोका का मर्डर किया, राजा बन गए। हिज ओरिजिन्स आर नॉट क्लियर। कुछ लोग बोलते हैं कि ये कालाशोका के नाजायज बेटे थे, अपना हक पाने के लिए इन्होंने उनका मर्डर किया, ठीक है। He is also known as सर्व क्षत्रियांतका, that means destroyer of all the क्षत्रियास, जो सभी क्षत्रियों से नफरत करते थे, उनको डिस्ट्रॉय करने के पीछे पड़े रहते थे। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज एक रथ, जिनको हम एक रथ भी बोलते हैं। नाउ इनके बाद आते हैं जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, वो धनानंद, जिनकी वजह से हमें चंद्रगुप्त मौर्य मिले। अगर ये इंसल्ट ना करते चाणक्य की तो शायद आज हमें चंद्रगुप्त मौर्य नहीं मिलते, राइट। So Dhananand, he was the last Nanda ruler. He is referred to as Agramis or Exandramis in Greek text. Greek text में इनका दूसरा नाम लिखा हुआ है, Xandramis and Agramis. He Alexander in the time period of Dhananand, he invaded northwestern India during his reign. But वो आगे नहीं बढ़ पाए, he had to retreat back due to some problems. His army, they said we are not going to move forward because army भी थक जाती है ना। आप विश्व विजय के उस पर निकले हो बट आप आर्मी के बारे में नहीं सोच रहे। आर्मी वॉज ऑल्सो गेटिंग सिक, दे वर ऑल्सो गेटिंग टायर्ड। सो बिकॉज ऑफ आर्मीज रिफ्यूजल अलेक्जेंडर हैज टू गो बैक। सिकंदर जो महान थे उनको वापस जाना पड़ा। He inherited a huge empire from his father. He had 2 lakh infantry, 20,000 cavalrymen, 3,000 elephants, 2,000 chariots. So he became at that time the most powerful ruler of the Mahajanpad period. ठीक है, ऐसा माना जाता है कि महापद्मानंद के जो बेटे थे, ठीक है, 8 या 9 बच्चे थे, उनमें से ये अनपॉपुलर भी थे और ये राजा भी बने थे। एंड ही इज वाई इज अनपॉपुलर, ये अनपॉपुलर क्यों है? बिकॉज एट दैट टाइम
ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पर ये जबरदस्ती एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेस लेवी किया करते थे. बिकॉज ऑफ हिज ऑप्रेसिव वे ऑफ लेविंग टैक्सेस ही वॉज वेरी अनपॉपुलर, एंड बिकॉज ही वॉज शूद्रा ही बिकेम अ क्षत्रिय. ठीक है, ये शूद्र थे इसलिए ही वॉज नॉट लाइक्ड बाय द पीपल ऑफ स्टेट ऑल्सो. ठीक है, क्लियर हो गई बात सभी को यहाँ पर. एंड ही वॉज फाइनली ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य अलॉन्ग विथ चाणक्य. तो जब हम बात करते मौर्यन एम्पायर की, when we talk about the Mauryan Empire, what were the different reasons why Mauryan Empire flourished so much? ऐसे कौन से डिफरेंट रीजंस थे जिसके वजह से मगध एम्पायर जो है वो इतना ऊपर तक पहुंचा. ठीक है, सो ओवर हियर देयर आर डिफरेंट रीजंस. कल्चरल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं. तो एक एक फैक्टर्स को पढ़ते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द जोग्राफिकल फैक्टर्स, Magad was located on the upper and lower parts of Gangetic Valley. So I told you in the beginning of the class only, because of the fertile lands, their economy was booming up. इनके fertile lands के कारण जो इनकी economy थी वो काफी progress कर रही थी. ठीक है, एंड दिस एरिया एट फर्टाइल सॉइल, सो यू नो इट रिसीव्ड इनफ रेनफॉल, एंड आपकी सॉइल भी फर्टाइल है, न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी है, रेनफॉल भी प्रॉपर है, तो इसलिए एग्रीकल्चर वॉज बूमिंग अप. व्हेन एग्रीकल्चर इज गुड इन अ पर्टिकुलर स्टेट, एक स्टेट में जब एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा होता है तो इकोनॉमिकली वो स्टेट पावरफुल होने लगती है. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल फैक्टर ऑल्सो मगध वॉज इन it had an advantage. Coming on to the economic factor, now because of fertility of soil, ठीक है, fertility of soil की वजह से यहाँ पर deposits काफी पाए जाते थे. मगध had a huge copper and iron deposits, and because of its location it could easily control the trade also. अब सारे sea locations भी इसके कंट्रोल में थे, इसके अंडर थे. all the sea locations were also under its control. And the mastery over Ganga meant economic hegemony. So Ganga was important for trade in North India at that time. ठीक है, तो it had mastery over the trade through the sea route, through the river route also. क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को यहाँ. कल्चरल फैक्टर देखें तो मगध की जो सोसाइटी थी वो अनऑर्थोडॉक्स थी. Especially in Chandragupta Maurya's time period, Chanakya also did not talk about forcing religion on anybody, because he used to say if you force religion on people, people will start protesting against you. चाणक्य का कहना भी ये था कि अगर आप लोगों पर रिलीजन को फोर्स करोगे ना, दबाओगे, तो लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, फिर कोई नहीं रोक सकता आप सोसाइटी को बर्बाद होने से. ठीक है, so it had a good mix of both Aryan and non-Aryan people, and he never, Chandragupta Maurya never differentiated between Shudras, Vaishyas, Kshatriyas और Brahmins. सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलती थी स्टेट में, सबको इक्वल लेवल पे टैक्स पे करना होता था, एंड ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवीजन था. डिवीजन वाज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, सो पीपल वर हैप्पी. कल्चरल फैक्टर्स को अगर हम देखें, पीपल वर हैप्पी बिकॉज दे फॉलोड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. जो आपके अशोका थे, ठीक है, ही वॉज ऑल्सो प्रोपोगेटर ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. जैनिज्म को ज्यादा उन्होंने बढ़ावा दिया था. बिंदुसार ने भी बुद्धिज्म जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था. दे क्रिएटेड केव्स फॉर बोथ जैन एंड बुद्ध मुनीज. ठीक है, जितने भी बुद्धिस्ट मंक्स थे, जैन मंक्स थे, दोनों के लिए केव्स थे उनके टाइम पीरियड में. सो यू कैन से दैट दे वर थिंकिंग वाइज, थॉट वाइज दे वर वेरी लिबरल. उनकी जो सोच थी काफी लिबरल थी, एंड सोसाइटी वॉज नॉट सो मच डोमिनेटेड बाय ब्राह्मणास. ठीक है, तो दैट इज वाई कल्चरल फैक्टर की वजह से भी, प्लस चंद्रगुप्त मौर्य का जो कास्ट था वो भी नोन नहीं था. सम सेज ही वाज अ शूद्रा, सम पीपल से ही वाज अ क्षत्रिय. सो बिकॉज ऑफ हिज हम्बल अपब्रिंगिंग्स आल्सो, he never used to discriminate between people. Then there are political factors. Now we know Chandragupta Maurya, then we have Bindusar, then we had, you know, Ashoka. These were the strongest leaders, ambitious rulers of that time. बहुत powerful थे, and they had strong standing armies also. Plus we had iron tools. तो iron के वहाँ पर advanced weapons भी तैयार हुआ करते थे. Good administrative system under चाणक्य. चाणक्य के अर्थशास्त्र को फॉलो किया जाता था. तो all these things helped into boosting the politics of that nation. It made it the most powerful of all. That is why these are the factors why it is said that Mauryan Empire prospered and flourished a lot. इसलिए कहा जाता है कि Mauryan Empire जो है काफी प्रॉस्पर किया, काफी फ्लरिश हुआ. ठीक है, पॉइंट क्लियर सभी को यहाँ पर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. ठीक है, आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास. उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो. ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. इसी नोट पे हम सेशन को रैप अप कर रहे हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन. PDF ऑफ द क्लास विल बी अपलोडेड ऑन द डैशबोर्ड. ठीक है,
We'll meet in the next class then. तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। ये थे आपके डेमो लेक्चर, ये था आज का आपका डेमो लेक्चर। इसी तरीके से हम क्लासेस लेते हैं अनअकैडमी प्लस पे। लाइक दिस वी आर टेकिंग क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लस। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस and attend these wonderful classes, you can click on the link given below in the description box. Use the code Sharma20 to get 10% discount on your subscription. Thank you.